अस्सलाम वालेकुम। जी आज लेक्चर 13 है हमारा मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स देखे थे, जिनमें लोहा, स्लॉटेड लोहा और सी एस एम ए, वन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, सी एस एम ए सी ए, सी एस एम ए आई, सी एस एम ए सी डी वगैरह देखे थे। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो अलोहा, सी एस एम ए, सी ए, चाहे सी डी, ये सारे के सारे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं। तो आज हम देखते हैं कि रैंडम एक्सेस प्रोसीजर क्या है एल टी ई का। एल टी ई में क्या प्रोसीजर है रैंडम एक्सेस का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रैंडम एक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है एल में। तो जब कोई यूज़र नेटवर्क का हिस्सा नहीं होता, तो कैंप ऑन करना चाहता है नेटवर्क पर, तो वंस वो नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है उसके बाद उसकी स्केड्यूल्ड एक्सेस स्टार्ट होती है, यानी कि जो ई नोड बी है उसको चैनल असाइन करता है। लेकिन जब तक वो हिस्सा नहीं बनता तब तक वो हिस्सा बनने की कोशिश करता है। तो इस जो हिस्सा बनने की कोशिश है, इसको ये प्रोसेस रैंडम प्रोसेस है, बिल्कुल जैसे वाईफाई की तरह का प्रोसेस है ना, वैसे ही रैंडम एक्सेस प्रोसेस है। तो अगर तो जो यूज़र्स हैं, जो नए यूज़र्स आ रहे हैं कैंप ऑन होने के लिए, वो कम हैं फिर तो मसला नहीं है, लेकिन जब यूज़र्स ज़्यादा होते हैं तो इशू होता है। तो आज हम देखते हैं कि रैंडम एक्सेस क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम मशीन टाइप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एमटीसी या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या आईओटीज़ की बात करते हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि जब हम मशीन टू मशीन, एमटीसी या आईओटी की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं वो समझे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में डिवाइसेस आती हैं। और जब इतनी ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो रैंडम एक्सेस करने की कोशिश करें, तो जो है वो रैंडम एक्सेस पे बॉटलनेक आ सकता है, इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जब रैंडम एक्सेस ही सक्सेसफुल नहीं होगा तो आगे फिर स्केड्यूल्ड एक्सेस के सक्सेसफुल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो शुरू ही नहीं होगी। तो आमतौर पर जो हमारी रैंडम एक्सेस है उसके रिसोर्सेज भी कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मशीन टाइप कम्युनिकेशन या आईओटीज़ वाला टॉपिक इसमें एलटीई वगैरह में और 5G में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तब से रैंडम एक्सेस की इम्पोर्टेंस जो है मज़ीद बढ़ गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल सिंक्रोनाइजेशन से, कि जब पहला स्टेप है, जब यूज़र जो है जब यूज़र कैंप ऑन करना चाहता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यूई वांट्स टू कैंप ऑन। अब यूई को कैंप होने के लिए फ़िज़िकल सेल आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स बीसीआई या फिज़िकल सेल आइडेंटिटी, टाइम स्लॉट एंड सिंक्रोनाइजेशन टू रीड सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क। तो इसको इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसको फ़िज़िकल सेल आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है जिस सेल में वो है। तो अभी हम रैंडम एक्सेस प्रोसेस में गए नहीं हैं, ये रैंडम एक्सेस प्रोसेस से पहले का है हिसाब किताब। स्टेप 1 में क्या है जी? यूई फाइंड्स प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल विच इज़ लोकेटेड इन लास्ट एफडीएम सिंबल ऑफ फर्स्ट टाइम स्लॉट। तो यहाँ पे इसकी रिसोर्स ग्रिड होगी, मैं आगे आता हूँ। ये रिसोर्स ग्रिड है। तो जो प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल है वो लास्ट ओ एफ डी एम सिंबल ऑफ द फर्स्ट टाइम स्लॉट में होती है, यानी कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट ओ एफ डी एम टाइम स्लॉट में आपको प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल मिलेगा। ठीक है। दिस enables UE to be synchronized on subframe level। सबफ्रेम लेवल के मिली सेकेंड लेवल पर उसे सिंक्रोनाइज होने में इनेबल करती है। और PSS जो है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन जो सबफ्रेम है, ये चैनल है, ये हर जो है वो 5 जो है जो है वो
सब फ्रेम 5 में दोबारा रिपीट होता है, सब फ्रेम 5 में दोबारा रिपीट होता है, विच मीन्स यू इज सिंक्रोनाइज ऑन 5 मिली सेकेंड बेसिस। इसका मतलब ये है कि हर 5 मिली सेकेंड के बाद सिंक्रोनाइजेशन होगी। इसका मतलब है कि हर, जब हम ये कहते हैं ना कि हर 5 फ्रेम बाद सिंक्रोनाइजेशन होगी, इसका मतलब है कि 5 मिली सेकेंड के बाद सब सिंक्रोनाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि एक फ्रेम जो है वो एक सब फ्रेम जो है वो 1 मिली सेकेंड का है। ठीक है, तो जो PSS यानी कि जो इस प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल है, इससे यूई क्या एक्सट्रैक्ट करेगा जी? इससे यूई एक्सट्रैक्ट करेगा फिजिकल लेयर आइडेंटिटी। तो फिजिकल लेयर आइडेंटिटी एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक, 0, 1 और 2 इसकी फिजिकल लेयर आइडेंटिटी की वैल्यूज़ हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा क्या है। अगर ये वो सक्सेसफुली रीड करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर स्टेप 2 में क्या है, यू विल फाइंड सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल या सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल SSS। तो ये भी उसी सब फ्रेम में होता है जिसमें PSS होता है, लेकिन एक टाइम स्लॉट पहले होता है। ठीक है, एक टाइम स्लॉट पहले होता है PSS से। अगर मैं दोबारा उसी रिसोर्स ग्रिड पर जाऊं, तो ये येलो वाला जो है आपको ये SSS मिला है, एक टाइम स्लॉट पहले PSS ग्रीन वाला था, SSS येलो वाला। तो एक टाइम स्लॉट पहले PSS से हमें SSS मिलेगा, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम SSS UE इज एबल टू ऑब्टेन फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी। ठीक है, फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेकर 167 में है, इनमें से एक चूज़ लेगा। तो दो चीज़ें होगी, एक होंगी फिजिकल लेयर आइडेंटिटी और दूसरी होगी फिजिकल लेयर आइडेंटिटी ग्रुप नंबर। ये दो चीज़ें हो गई। तो ये एक चीज़ जो है वो प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल से लेगा, दूसरी चीज़ सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल से लेगा, और फिर इस फार्मूला से PCI कैलकुलेट कर लेगा, फिजिकल सेल आइडेंटिटी। अब जो फिजिकल सेल आइडेंटिटी उसके पास आ गई, तो अब जो है यू विल बी एबल टू लोकेट पोजीशन ऑफ रेफरेंस सिंबल्स। जो रेफरेंस सिंबल्स हैं जो है वो जो सिस्टम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, उसको ऑब्टेन करने के और डिकोड करने के काबिल हो जाएगा। जी, ये तो रिसोर्स ग्रिड है जी। रिसोर्स ग्रिड में जो है वो ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें PDCCH है, PHSISCH है, PSFICH है, MBSFN है, अनयूज्ड है, आपको याद होगा पायलट ट्रांसमिशन के लिए। RS रेफरेंस सिंबल है, ब्रॉडकास्ट चैनल है, सेकेंडरी चैनल है और प्राइमरी चैनल है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें गिवन है। रिसोर्स ग्रिड हम पहले ही देख चुके थे। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि MIB या मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक क्या चीज़ है। तो जब सेल सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फिजिकल सेल आइडेंटिटी उसको मिल जाती है और रेफरेंस सिंबल वो डिकोड कर लेता है, तो फिर क्या करता है, UI रीड्स MIB मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक और BCCH यानी कि ब्रॉडकास्ट चैनल जो है, लॉजिकल चैनल है, उसके ऊपर ये मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक को रीड करता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट चैनल ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल को रीड करता है। रिसोर्स एलिमेंट्स यूज बाय MIB आर फर्स्ट 4 OFDM सिंबल्स और 72 सब कैरियर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। उनके रिसोर्स एलिमेंट जो मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक के हैं, जो रीड करने हैं, वो कौन कौन से हैं, वो पहले 4 OFDM सिंबल्स, यानी टाइम डोमेन में 4 सिंबल्स और फ्रीक्वेंसी डोमेन में 72 सब कैरियर। 72 सब कैरियर का मतलब ये है कि एक सब कैरियर में एक रिसोर्स ब्लॉक में 12 सब कैरियर होते हैं। इसका मतलब है 6 रिसोर्स ब्लॉक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में और 4 जो सिंबल्स हैं वो टाइम डोमेन में।
ठीक है जी। तो contents of MIB include downlink channel bandwidth in terms of resource blocks। डाउनलिंक चैनल की बैंडविड्थ रिसोर्स ब्लॉक के टर्म्स में बताता है। PHICH कन्फिगरेशन ड्यूरेशन एंड रिसोर्स हाइब्रिड हार्क इंडिकेशन चैनल फिजिकल हार्क इंडिकेशन चैनल कन्फिगरेशन, उसका ड्यूरेशन कितना है और उसको रिसोर्स कितने एलोकेटेड है। सिस्टम फ्रेम नंबर SFN ये कौन सा है। ठीक है जी। तो सिस्टम फ्रेम नंबर जो है वो, अब ये मिसाल के तौर पर ये न्यू MIB है। नेक्स्ट MIB कहाँ पे आएगी, नेक्स्ट यानी कि SFN सिस्टम फ्रेम नंबर मॉड 4 इक्वल 0 जहाँ पर है। तो फिर उसके बाद अब चूँकि मॉड 4 है, इसका मतलब है कि 4 फ्रेम्स बाद दोबारा MIB ने आना है, जो कि यूजर्स रीड कर सकते हैं। जी मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक के बाद है जी हमारे पास सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। अब सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो हैं वो दो हैं, SIB1 और SIB2। तो जब इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन और MIB रीड कर लेता है यूज़र इक्विपमेंट, तो फिर वो क्या रीड करता है, वो SIB1 रीड करता है और फिर SIB2 रीड करता है। SIB1 जो है वो उसके पास क्या होते हैं, एक सेल एक्सेस पैरामीटर्स होते हैं जो ब्रॉडकास्ट करता है, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्केजुलिंग ऑफ अदर SIBs, और इसके अंदर दूसरे SIBs की स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है। सेल एक्सेस रिलेटेड पैरामीटर्स इंक्लूडिंग PLMN आइडेंटिटी, ट्रैकिंग एरिया, कोड, सेल ID, ये तमाम जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो सारी SIB1 में पड़ी होती हैं। ट्रैकिंग आइडिया कोड भी, सेल जिस सेल में है उसका ID, PLMN आइडेंटिटी, ये सारी की सारी SIB1 में होती है। देन उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक 2, और जब सिस्टम MIB रीड कर लेता है तो SIB1 SIB2 रीड करता है। SIB2 में क्या चीज़ें होती हैं, रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि तमाम यूज़र्स के लिए सेम होती है। और SIB2 इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रैक रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक आइडल मोड, पेजिंग configuration, physical uplink control channel and physical uplink shared channel configurations, uplink power control, uplink frequency bandwidth and cell barring information। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो SIB2 में होती हैं। ये बाकी रैक और PUSCH PUCCH तो हम पहले बात कर चुके हैं। आखिर में एक चीज़ है सेल बारिंग इंफॉर्मेशन। सेल बारिंग इंफॉर्मेशन ये है कि यानी कि बारिंग कहते हैं किसी को यानी कि रोकना या मना करना। तो इस सेल में कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको यानी कि ट्रांसमिट करने की या जिनको सर्विस यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ से जब हम SIB1 और SIB2 रीड कर लेते हैं तो उसके बाद एक्चुअल रैंडम एक्सेस प्रोसेस स्टार्ट होता है। रैंडम एक्सेस प्रोसेस क्या है जी, एक्चुअली रैंडम एक्सेस प्रोसेस 4 स्टेप्स का नाम है। स्टेप 1 में इसे आमतौर पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कहते हैं। तो स्टेप 1 में यूज़र जो है वो प्रीएम्बल सीक्वेंस सेंड करता है। मैं थोड़ी समरी बताता हूँ यहाँ पे कि स्टार्ट में क्या होता है, पहले स्टेप पे कि सबसे पहले क्या होता है कि E0B तमाम यूज़र्स को ब्रॉडकास्ट करता है प्रीएम्बल्स। ठीक है, प्रीएम्बल्स एक्चुअली चैनल्स हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ़ प्रीएम्बल्स जो हैं LTE में वो 64 है। तो अब जो UE है, यूज़र इक्विपमेंट है, उन 64 में से कोई एक प्रीएम्बल सेलेक्ट करता है और उसको E0B को सेंड करता है।
ठीक है। फिर ई नोट भी उसको डिकोड करता है और फिर वापस सेंड करता है रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज, RAR इसे मैसेज कहते हैं, RAR मैसेज। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इस यूज़र के लिए अपलिंक ग्रांट कितनी, इसको यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने रिसोर्स मिले हैं इसको, टाइमिंग एडवांस, यानी कि टाइमिंग एडवांस का मतलब ये है कि टाइमिंग एडवांस की इंफॉर्मेशन होगी कि कितना आपने मार्जिन रखना है कि राउंड ट्रिप डिले का भी आप ख्याल रखेंगे। टेम्परेरी CRNTI, तो ये रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी है, ये क्या है हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये असाइन होती है यूज़र के लिए। फिर स्टेप यूज़र पे ये सारी चीज़ें वापस आती हैं, RAR मैसेज जो इसको डिकोड करता है, तो फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है जिसके अंदर एक UI की रैंडम वैल्यू है, TMSI और एस्टेब्लिशमेंट कॉज, ये सारी चीज़ें इसको सेंड करते हैं ई नोड बी को। और फिर जब ई नोड बी इसको डिकोड कर लेता है तो ई नोड बी कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज भेजता है एक्चुअल CRNTI के साथ। और फिर जब ये मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, तो जब मैसेज 4 UI ठीक तरह से डिकोड कर लेता है तो इसे हम कहते हैं कि पूरा रैंडम एक्सेस प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद फिर स्केड्यूल्ड एक्सेस स्टार्ट हो जाती है। मैसेज 1, तो UI सेलेक्ट्स वन ऑफ द 64 अवेलेबल रैक प्रीएम्बल्स, वो 64 प्रीएम्बल्स टोटल, उनमें से किसी एक प्रीएम्बल को सिलेक्ट करता है। नाउ UI ऑल्सो नीड्स टू गिव इट्स ओन आइडेंटिटी टू द नेटवर्क सो दैट नेटवर्क कैन एड्रेस इट द नेक्स्ट स्टेप। UI को अपनी आइडेंटिटी भी देनी है नेटवर्क को, ताकि अब जब ये प्रीएम्बल सेंड कर रहा है ई नोड बी को, तो अगर ई नोड बी इसको डिकोड कर लेता है तो ई नोड बी वापस उसको रिस्पांस भेज सके उसके एड्रेस के ऊपर, तो एड्रेस भी शामिल करना पड़ता है। तो जो आइडेंटिटी UI देता है उसे कहते हैं RARNTI, रैंडम एक्सेस रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी, RARNTI। Basically, it's not the same value sent by UI, but interestingly, RARNTI is determined from the time slot number in which preamble is sent. तो ये एक्चुअली जो है वो तमाम ये जो बेसिकली जो RARNTI है, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती कि जो UI सेलेक्ट करके सेट कर देता है। ये क्या होती है बोला, ये उसी टाइम स्लॉट नंबर से अखज़ की जाती है जिस टाइम जब जो है वो प्रीएम्बल सेंड हुई थी। तो इफ़ UI डज़ नॉट रिसीव एनी रिस्पांस फ्रॉम द नेटवर्क, तो अगर UI को पहला जो है वो सेंड करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो अपनी ट्रांसमिट पावर को इंक्रीज़ करेगा और दोबारा यही प्रोसेस अपनाएगा। स्टेप 2 में क्या है, ई नॉट बी सेंड्स रैंडम एक्सेस रिस्पांस मैसेज, डिकोडिंग करने के बाद ये रैंडम एक्सेस रिस्पांस मैसेज सेंड करेगा टू UI यूज़र इक्विपमेंट को ऑन DLSCH, यानी कि डाउनलिंक शेयर चैनल पे ये सेंड करेगा। और किस जगह सेंड करेगा, जिस जगह से उसको आया था, किस जगह से आया था वो लिखा हुआ होगा RARNTI में कि इस जगह से आया था, तो उसी जगह पे वापस वो जो है वो सेंड कर देगा रिस्पॉन्स। द मैसेज कैरीज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो उस मैसेज में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होती है, एक टेम्परेरी CRNTI, एक टेम्परेरी जो है वो रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी मिलती है। तो वो क्यों मिलती है, क्योंकि अभी टेम्परेरी इसलिए है कि जो फुल यानी कि परमानेंट CRNTI है ट्रांसमिशन के लिए, वो स्टेप 4 के बाद आ रही है। टाइमिंग एडवांस वैल्यू, ई नोट बी also informs the UI to exchange its timing so it can compensate for the round trip delay caused by UI distance from ई नोट बी। तो जो टाइमिंग एडवांस वैल्यू उसकी यानी कि वो ई नोट बी और सेल्स आपस में अपडेट हो जाते हैं कि ज़ाहिर है टाइम लगता है सिग्नल को ई नोट बी से ट्रैवल करके नोड तक जाना और फिर वहाँ से वापस आना,
तो राउंड ट्रिप डिले की वजह से कंपनसेशन की जा सकती है। अपलिंक ग्रांट रिसोर्स नेटवर्क ई नोट बी विल असाइन इनिशियल रिसोर्स टू यूई सो दैट इट कैन यूज़ अपलिंक शेयर चैनल। तो ई नोट बी जो है वो यूई को इनिशियल रिसोर्स असाइन करेगा ताकि वो अपलिंक चैनल शेयर चैनल इस्तेमाल कर सके। फिर स्टेप 3 में जो है वो मैसेज 3 सेंड करेगा। मैसेज 3 में क्या है, यूजिंग यूएल शेयर चैनल, इसको इस्तेमाल करते हुए यूई सेंड्स आरआरसी नेटवर्क आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो रेडियो सोर्स कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू ई नोट बी। यूई इज़ आइडेंटिफाइड बाय टेम्परेरी CRNTI। तो अभी तक उसको जो यूज़र है उसको किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, CRNTI से ही आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रीवियस स्टेप में जो दी थी। तो मैसेज कंटेन्स द फॉलोइंग यूई आइडेंटिटी, यूई की आइडेंटिटी दैट इज़ एक रैंडम वैल्यू या TMCI, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो इफ़ इज़ यूज्ड इफ़ यूई हैज़ प्रीवियसली कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क। तो TMCI इस्तेमाल की जाती है अगर यूज़र पहले भी कभी ऑपरेटर इसका हिस्सा रहा है नेटवर्क का। विद TMCI वैल्यू EUE is with TMSI वैल्यू यूई इज़ आइडेंटिफाइड इन द कोर नेटवर्क। इसको फिर कोर नेटवर्क का हिस्सा समझा जाता है। रैंडम वैल्यू इज़ यूज्ड इफ़ यूई इज़ कनेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू द नेटवर्क। तो फर्स्ट टाइम नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है, उसको जो है वो रैंडम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। वाई वी नीड रैंडम वैल्यू TMCI? बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट टेम्परेरी CRNTI हैज़ बीन असाइंड टू मोर देन वन यूईज इन प्रीवियस स्टेप। तो ये अभी अगली स्लाइड में बात समझ आएगी कि अगर CRNTI दो लोगों को सेम असाइन हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ये होता है connection establishment cause, it shows the reason why UE needs to connect to the network। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेप 4 मैसेज 4 में जब RAR कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज UE को मिल गया है तो UE क्या करता है, स्टेप 3 जो कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज ई नोट बी को मिल गया है तो ई नोट बी कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज सेंड करता है यूई की तरफ। तो वंस यूई इसको जो है वो रिसीव कर लेता है, सक्सेसफुली डिकोड कर लेता है, तो हम कहते हैं कि रैंडम एक्सेस प्रोसेस जो है वो अचीव हो चुका है। इसके बाद फिर इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ हम एक बात करना भूल गए, कुलियन सिनेरियो का जिक्र करना भूल गए कि जब कि कुलियन कब होगी। यहाँ पे कुलियन इस तरह हो सकती है कि हो सकता है कि स्टेप 1 में एक से ज़्यादा लोग सेम प्रीएम्बल सेलेक्ट कर देंगे। 64 प्रीएम्बल्स है ना, 64 प्रीएम्बल्स हैं। यूज़र्स ने रैंडमली प्रीएम्बल पिक करनी है और सेंड करनी है एज मैसेज 1। तो अगर दो यूज़र्स ने सेम सेलेक्ट कर लिया प्रीएम्बल तो क्या होगा कि हर एक तो जो टेम्परेरी जो CRNTI होगी वो दोनों को असाइन होगी। टेम्परेरी CRNTI दोनों को असाइन होगी और जो है वो और दोनों जो यूज़र्स थे जिन्होंने सेम प्रीएम्बल सेलेक्ट की थी उनको वो मिलेगा। मैसेज 2 यानी कि जो RAR रिस्पांस मैसेज था वो उन दोनों तक जाएगा, चाहे वो उन्होंने सेम प्रीएम्बल भी सिलेक्ट की थी। सेम इन स्टेप 3 ई नोट बी मे बी एबल टू रिसीव मैसेज 3 फ्रॉम वन ऑफ यूईज और नन ऑफ देम ड्यू टू इंटरफेरेंस। अच्छा, ये हो सकता है कि एक उन जो दो यूज़र जिन्होंने सेम प्रीएम्बल सेलेक्ट किया उनमें से एक बहुत दूर और एक ई नोट बी के बहुत ज़्यादा करीब हो। तो ये हो सकता है कि राउंड जो है वो प्रोपगेशन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो करीब वाला यूज़र है उसको पहले ही ई नोट बी जल्दी डिकोड कर ले बनिस्बत दूर वाले के।
तो ये भी हो सकता है। सेकेंडली, जब दोनों यूजर्स ने सेम प्रीएम्बल जो है वो सिलेक्ट किए हैं तो कोलिजन भी हो सकती है। ठीक है जी, तो सेम प्रीएम्बल सेलेक्ट करेंगे तो जो है वो मैसेज जो यूज़र जो ई नोट बी स्टेप 3 पर जाके इसको पता लगेगा कि भाई ये तो दो यूज़र्स ने सेम प्रीएम्बल सेलेक्ट की हुई थी। तो आम तौर पर लिटरेचर में हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर दो यूज़र्स ने फर्स्ट स्टेप में सेम प्रीएम्बल जो है वो सिलेक्ट की थी तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो कुलियन हो जाएगी। हालांकि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है कि कुलियन ना हो बल्कि बच जाए, लेकिन हम यही अज्यूम करते हैं कुलियन हो गई है। वंस दो यूज़र्स ने सेम प्रीएम्बल सेलेक्ट की तो वो ज़ाया, यानी कि उसमें उसमें कुलियन हो चुकी है। तो इन स्टेप 4 अगर कुलियन वाला सिनेरियो होता है तो स्टेप 3 में ई नोट बी को पता लग जाएगा कुलियन है, तो वो फिर स्टेप 4 में जो कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज है वो सेंड नहीं करेगा। इन स्टेप 4 यूई विच डज नॉट रिसीव मैसेज फॉर फ्रॉम ई नोट बी विल बैक ऑफ आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ रैक स्पेसिफिक टाइमर्स। तो वो कुछ टाइमर्स के बाद ऑटोमेटिकली बैक ऑफ हो जाएंगे जब उनको मैसेज 4 नहीं मिलेगा। You will receive message 4, move to the next step and decode radio resource control connection with message. ये डिज़ाइन ऑफ मैसेज है, मतलब ये प्रीएम्बल फॉर्मेट्स है। प्रीएम्बल फॉर्मेट 0 1 2 3। तो अगर प्रीएम्बल फॉर्मेट 0 है तो टिपिकल रेंज क्या है? नॉर्मली 1 मिली सेकेंड रैंडम एक्सेस होता है, बर्स्ट 800 माइक्रो सेकेंड का होता है और स्मॉल टू मीडियम सेल्स के लिए होता है। सेकेंडली 800 भी ऐसा ही है। 800 क्या है? 2 मिली सेकेंड रैंडम एक्सेस बर्स्ट विद 800 यूएस। तो 2 random access burst with 800 micro US variable sequence. It is for more larger cells up to 77 किलोमीटर, यानी कि पहले वाला क्या था 14 किलोमीटर तक, दूसरे वाला क्या है 77 किलोमीटर विदाउट लिंक बजट प्रॉब्लम। तीसरा क्या है? 2 मिली सेकेंड रैंडम एक्सेस बर्स्ट विद 1600 माइक्रो सेकेंड वेरिएबल सीक्वेंस फॉर मीडियम सेल्स अप टू 26 किलोमीटर सपोर्टिंग न्यू डेटा रेट्स। और 3 है रैंडम 3 मिली सेकेंड रैंडम एक्सेस बर्स्ट विद 1600 माइक्रो सेकेंड प्रीएम्बल सीक्वेंस फॉर वेरी लार्ज सेल दैट इज अप टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यूज़र ई नोट बी से कितना दूर है, तो उस हिसाब से ये प्रीएम्बल फॉर्मेट्स जो है वो सिलेक्ट होनी है। The duration of consecutive steps, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट मैसेज 1 is to 1 2 और 3 सब फ्रेम्स। तो जो पहला मैसेज है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 2 और 3 है, डिपेंडिंग अपॉन के प्रीएम्बल फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल होता है। अर्लीस्ट टाइम व्हेन ई नोट बी कैन सेंड रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज 2 to UE is 2 सब फ्रेम्स लेटर दैन एंड ऑफ रॉक मैसेज फ्रॉम UE। तो जो सबसे यानी कि जल्दी से जल्दी जो ई नोट बी रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज भेज सकता है ना, तो वो 2 सब फ्रेम्स बाद है कंपेयर टू रैक कंपेयर यानी कि 1 और 2 सब फ्रेम्स देर से आता है रैक ख़त्म होने के बाद। मैक्सिमम टाइम डिपेंड्स ऑन विंडो साइज़, जिसका मैक्सिमम टाइम है विंडो साइज़ पे डिपेंड करता है। विंडो साइज़ क्या है? रैंडम एक्सेस विंडो साइज़ ये एक वेरिएबल का नाम है। रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स वेरिएबल रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स विंडो साइज़ विच कैन रेंज फ्रॉम 1 to 10, जिसकी वैल्यू 1 से 10 होती है। सो मैक्सिमम टाइम द डिफरेंस बिटवीन रैक मैसेज 1 फ्रॉम UE to E नॉट B एंड रैक मैसेज 2 फ्रॉम E नॉट B to UE इज़ 12 सब फ्रेम्स। तो
मैसेज 1 से लेकर मैसेज 2 के एंड तक कितना डिफरेंस हो गया, 12 सब फ्रेम्स का, 12 मिली सेकेंड का डिफरेंस हो सकता है। इफ़ यूई डज़ नॉट रिसीव आर ए आर मैसेज फ्रॉम ई नोट बी, अगर आर ए आर मैसेज नहीं मिलता यूई को, देन वेटिंग टाइम फॉर सेंडिंग अनदर प्रीएम्बल इज़ 3 मिली सेकेंड। तो फिर किसी दूसरी प्रीएम्बल को सेंड करने का टाइम जो है, टाइम डिले जो है वो 3 मिली सेकेंड है। If we cannot satisfactorily decode RAR, then waiting delay is increased in 4 millisecond to 4 millisecond. तो अगर RAR मैसेज यूई को यूई डिकोड ना कर सके, then message delay is increased to 4 millisecond. तो फिर मैसेज डिले जो 3 मिलीसेकंड से बढ़ाकर 4 मिलीसेकंड कर दिया जाता है। जी, तो अगर इफ़ यूई सक्सेसफुली डिकोड्स आरएआर मैसेज, देन मिनिमम प्रोसेसिंग डिले बिफोर मैसेज 3 ट्रांसमिशन इज़ 5 मिलीसेकंड माइनस राउंड ट्रिप टाइम। तो अगर आरएआर मैसेज जो है वो यूई डिकोड कर लेता है, तो उसको प्रोसेस करने का जो मिनिमम टाइम है मैसेज 3 ट्रांसमिट करने से पहले 5 मिलीसेकंड है माइनस राउंड ट्रिप टाइम। तो जब वो मैसेज 3 को ट्रांसमिट कर देता है यूई, तो फिर वो 2 टाइमर सेलेक्ट करता है, एक को कहते हैं T300 और एक को कहते हैं कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर। T300 जो है जैसे ही मैसेज 3 ट्रांसमिट होता है तो T300 स्टार्ट हो जाता है, और जब वो सक्सेसफुली जो है वो RRC मैसेज पहुंच जाता है ई नोट बी की तरफ, यानी कि उसके एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो वो T300 ख़त्म हो जाता है। कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव PDCCH फ्रेम्स दैट यूई शुड मॉनिटर बिफोर रिसेप्शन ऑफ कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज। तो कंटेंशन रेजोल्यूशन स्पेसिफिक टाइमर क्या है कि वो उसमें क्या मेंशन होता है, उसमें कंसेक्यूटिव PDCCH फ्रेम्स मेंशन होते हैं कि इतने फ्रेम्स यूई को मॉनिटर करना पड़ेगा कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज को हासिल करने से पहले। तो उसकी पिक्टोरियल डायग्राम है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की कि पहला जब हम सेंड करते हैं रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल, ई नोड पहले ब्रॉडकास्ट करता है प्रीएम्बल, फिर डिवाइस जो है यूज़र इक्विपमेंट जो है वो कोई भी उनमें से 64 में से एक सेलेक्ट करके ई नोड बी को सेंड करता है। फिर ये तकरीबन 2 मिली सेकेंड्स अप टू 12 मिली सेकेंड लगते हैं, यानी कि 2 मिली सेकेंड्स प्लस जो है वो जो रैंडम एक्सेस विंडो टाइम जो है उसको मिलाकर 12 मिली सेकेंड तक जा सकता है। रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज ई नोट बी सेंड करता है, तो फिर जो है मिनिमम प्रोसेसिंग डिले 5 मिली सेकेंड है, उससे पहले मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर सकता यूई या डिवाइस। तो फिर जब वो सेंड कर देगा कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, तो T300 और कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर जो है वो चले जाएंगे। तो 3 मिली सेकेंड है लेस देन कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर, यानी कि ये टाइम कंटेंशन लेस देन कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर है, 3 मिली सेकेंड है, फिर बढ़ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज मिल जाएगा। तो ये तो सिनेरियो होगा उस वक्त जब आपका कुलियन नहीं होगी। यहाँ पर अगर कुलियन हो गई है, यानी रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल सेंड किया, रिस्पॉन्स सेंड किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, यहाँ कुलियन हो गई। ई नोट बी को तीसरे स्टेप के आखिर में पता लगता है कि कुलियन हो चुकी है। अब कुलियन हो गई है तो वापस जो मैसेज 4 है वो ई नोट बी सेंड नहीं करेगा। जब ई नोट बी सेंड नहीं करेगा तो जो टाइमर स्टार्ट हुए थे वो एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 8, 16, 34 या 64 मिली सेकेंड हुआ करती है, ठीक है। तो ये इतनी देर वेट करेंगे, और जब वो इतनी देर में मैसेज नहीं आएगा तो यूज़र खुद ही समझ जाएगा कि भाई कुलियन हो चुकी है, तो फिर वो दोबारा स्टेप 1 से काम स्टार्ट कर देगा। या तो ये पिछला तो भी था कि जो है वो कितना टाइम लगता है हर मैसेज के दरमियान। ये है कि हर मैसेज का साइज़ कितना है।
तो साइज़ जो है वो दो तरह से हो सकता है, यानी कि हमने कहा था ना रिसोर्स ब्लॉक जो है वो सिंबल्स में भी होता है, यानी कि टाइम डोमेन में भी होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होता है, ग्रिड सी बनती है। तो इस तरह से साइज मैसेज का साइज़ भी ऐसा ही है। तो द साइज़ ऑफ पी रैग यानी कि फर्स्ट मैसेज जो है मैसेज वन, उसका है 1, 2 या 3 सब फ्रेम्स, डिपेंडिंग अपॉन के चैनल की कंडीशन क्या है। वो अगर मैं यहाँ से आके जाऊँ तो शायद एक टेबल नज़र आया आपको, गुजर चुका है टेबल, मैं दिखाता हूँ दोबारा। हाँ जी, प्रेमल फॉर्मेट 0, 1, 2, 3 प्रेमल फॉर्मेट है। तो प्रेमल फॉर्मेट 0 हो तो 1 मिली सेकेंड लगता है, प्रेमल फॉर्मेट 1 हो तो 2 मिली सेकेंड, 2 हो तो 2 मिली सेकेंड, 3 हो तो 3 मिली सेकेंड लगता है। तो डिपेंड करता है कि प्रेमल फॉर्मेट क्या था। डिपेंड करता है कि प्रेम्बल फॉर्मेट क्या था, उस हिसाब से 1, 2 या 3 मिली सेकेंड हो सकता है, या 1, 2 और 3 सब फ्रेम्स हो सकता है टाइम डोमेन में। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में 6 रिसोर्स ब्लॉक, 72 सब कैरियर्स या 6 रिसोर्स ब्लॉक पहले मैसेज का साइज़ है। द साइज ऑफ सेकेंड मैसेज दैट इज रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज इन टाइम डोमेन इज़ 1 मिली सेकेंड। ठीक है, जो साइज़ है आर मैसेज का टाइम डोमेन में वो 1 मिली सेकेंड है, और इट इज़ सेंट ऑन PDSCH, यानी कि इसको फिज़िकल डाउनलिंक शेयर चैनल में सेंड किया जाता है, जो कि 2 रिसोर्स ब्लॉक लेती है। तो इस मैसेज का साइज़ क्या हुआ, 1 मिली सेकेंड या 1 सब फ्रेम टाइम डोमेन में, और 2 रिसोर्स ब्लॉक्स या 24 सब कैरियर्स किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन। The size of third message, connection request message, is 1 मिली सेकेंड in time domain. थर्ड मैसेज जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो 1 मिली सेकेंड है इन टाइम डोमेन में। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इट्स साइज डिपेंड्स अपॉन यूएल ग्रांट फील्ड ऑफ मैसेज 2। जो मैसेज 2 में आर मैसेज में जो यूएल ग्रांट की फील्ड आती है ना यूई की तरफ, जिसमें ये होता है कि कितना रिसोर्स एलोकेट हुआ है यूज़र को, तो इस मैसेज का साइज़ उस पर डिपेंड करता है। मैसेज 3 is sent through PUSCH and its size depend on UL grant field sent through PDCCH in combination with PDSCH. Contention resolution message is sent through PDSCH. Contention resolution message भी PDSCH के थ्रू आता है, जो तो फिर इसका मतलब ये है कि ये 2 रिसोर्स ब्लॉक लेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में और 1 सब फ्रेम लेगा टाइम डोमेन में। इसका साइज़ ऐसा ही है जैसे मैसेज 2 का साइज़ था। रिसोर्स ग्रिड है वही एक छोटा ब्लॉक है, रिसोर्स एलिमेंट है, एक सिंबल और एक सब कैरियर। तो अगर ये 7 सिंबल्स हो जाएंगे तो ये एक 7 सिंबल्स, और अगर 12 सब कैरियर हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रिसोर्स ब्लॉक। एक डब्बे को रिसोर्स एलिमेंट कहते हैं, 7 × 12 को क्या कहते हैं, एक रिसोर्स ब्लॉक कहते हैं। ये अपलिंक फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये PUSCH दरमियान में डेटा का चैनल है PUSCH, और रेफरेंस सिंबल दरमियान में, हर थोड़ी देर बाद रेफरेंस सिंबल। तो जो पी रैक है रैंडम एक्सेस चैनल, उसकी रेपिटेशन कैसे होती है, वो हर मिली सेकेंड में भी अपीयर हो सकता है, हर 5 मिली सेकेंड के बाद भी अपीयर हो सकता है, और हर 20 मिली सेकेंड के बाद भी अपीयर हो सकता है। यानी कि 1 सब फ्रेम के बाद भी अपीयर हो सकता है, 5 सब फ्रेम के बाद भी अपीयर हो सकता है, और 20 सब फ्रेम के बाद भी अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जी रैंडम एक्सेस प्रोसीजर के ऊपर। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि रैंडम एक्सेस प्रोसीजर से रिलेटेड जो रिसर्च के थोड़े से इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।